गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम परमाणु आकार पढ़ेंगे। परमाणु संरचना में अब तक हमने परमाणु के विभिन्न अवयवों की खोज जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा था। अभी हम परमाणु के आकार के बारे में पढ़ेंगे। तो परमाणु के आकार को यदि नापना है तो उसके लिए एक फैक्ट लगता है, एक तथ्य है कि किसी यौगिक के विलगित जो परमाणु होते हैं उसमें परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी होती है उसको परमाणुीय त्रिज्या कहते हैं। परंतु परमाणु को विलगित नहीं किया जा सकता क्योंकि परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रहता, यह जोड़े में रहता है, यानी कि दो परमाणु एक साथ रहते हैं अणु के रूप में। तो इसे नापने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं, अर्थात दो तरीके से परमाणुीय त्रिज्या को नाप सकते हैं। पहली सहसंयोजक त्रिज्या, जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही है। सहसंयोजक त्रिज्या वह होती है जो एक ही तत्व के दो परमाणुओं के द्वारा जो बंध बनाया जाता है उनके बीच की दूरी, और उसका यदि हम आधा हिस्सा कर दें तो उसे हम सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। किसी भी एक परमाणु के लिए एक ही तत्व के दो समान परमाणु हो, यानी कि यदि ऑक्सीजन के परमाणु हैं तो वो साथ साथ ऑक्सीजन के ही परमाणु हो, उन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि उनके द्वारा बनाए गए सहसंयोजक बंध के बीच की दूरी का आधा हिस्सा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। उदाहरण के लिए क्लोरीन के दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य का दूरी का आधा जो है वो 99 एंगस्ट्रॉम होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। और किसी धात्विक क्रिस्टल में उपस्थित दो परमाणुओं के मध्य की अंतरानाभिकीय दूरी, यानी कि दोनों के नाभिक के बीच की दूरी का आधा भाग परमाणुीय त्रिज्या कहलाता है। अर्थात एक ही प्रकार के दो परमाणुओं के बीच बनाए गए सहसंयोजक बंध के बीच की दूरी को हम आधा कर दें तो उसे हम सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। और यदि धातु का जो क्रिस्टल है उसमें दो परमाणुओं के मध्य जो नाभिकों के बीच की दूरी है उसको यदि आधा कर दें तो वह परमाणुीय त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद आता है परमाणु का द्रव्यमान। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परमाणु के द्रव्यमान के बारे में काफ़ी अवधारणाएं दी, परंतु डाल्टन ने एक अवधारणा दी जिसको काफ़ी आसानी से समझा जा सकता था। उन्होंने बताया कि परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, अर्थात उसमें उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को मिलाकर हम किसी भी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि किसी पदार्थ के अंदर दो प्रोटॉन हैं और दो न्यूट्रॉन हैं, या किसी पदार्थ के परमाणु के नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन हैं, तो उसका परमाणु द्रव्यमान हम 4 लिख सकते हैं, मान सकते हैं। तो इसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान जो है वो 16 AMU, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट होती है। तो उसमें 8 प्रोटॉन तथा 8 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इसीलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। नाभिक के अंदर उपस्थित दोनों जो भी अवयव हैं
परमाणु के, तो उन्हें हम न्यूक्लियॉन भी कह सकते हैं। तो न्यूक्लियॉन बराबर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, और परमाणु का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसी आधार पर परिभाषा दी जा सकती है कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन की संख्या को उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं, अर्थात प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को मिलाकर उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित करते हैं और किसी परमाणु में उपस्थित केवल प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। तो यहाँ दो परिभाषाएं ज्ञात हुई हैं हमें। एक परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इसे A से प्रदर्शित करते हैं, तथा किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं, इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। और Z, A तथा N इस प्रकार संबंधित होते हैं कि A बराबर Z प्लस N, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर A द्रव्यमान संख्या है, Z परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या है और N न्यूट्रॉन की संख्या है। तो A बराबर Z प्लस N। इसके पश्चात आता है परमाणु भार। परमाणु भार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटे परमाणु यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु को एक इकाई मान लिया गया तथा उससे जितना भी कोई पदार्थ भारी है, पदार्थ का परमाणु जितना अधिक भारी है उसका उतना भार बताया गया। लेकिन 1961 में कार्बन 12 के समस्थानिक के भार के 12वें भाग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु द्रव्यमान इकाई का मानक माना गया तथा इसके अनुसार एक परिभाषा दी गई जो इस प्रकार है कि किसी तत्व का परमाणु भार कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग के सापेक्ष उस तत्व के सभी समस्थानिकों का औसत भार होता है। यानी कि कार्बन 12 जो कार्बन का एक समस्थानिक है उसका 1/12वां भाग तथा किसी अन्य तत्व का उसी के सापेक्ष सभी समस्थानिकों का औसत भार किसी भी तत्व के लिए उसका परमाणु भार कहलाता है। तो यहाँ इस सारणी में आपको कुछ तत्वों के परमाणु भार दिए गए हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, इन्हें याद कर लीजिए। इस टेबल में आपको परमाणु के जितने भी मौलिक कण हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इनके चिन्ह होते हैं E, P, N, इनकी प्रकृति के बारे में बताया गया है, इनका आवेश तथा द्रव्यमान बताया गया है। इनकी प्रकृति यानी कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो 1.60 × 10⁻⁻⁹। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.60 × 10⁻⁻�19 और ये इकाई में -1 डिनोट होता है, यानी कि इसमें हमेशा ऋण आवेश रहता है, इसीलिए हमेशा माइनस में आंसर आता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, उतना ही धन आवेश होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, यानी कि 1.60 × 10⁻⁻�19, लेकिन इसकी इकाई जो है वो हमेशा प्लस में आती है। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसके लिए
कूलाम में इसका आवेश 0 होता है तो इकाई में भी इसका आवेश 0 ही होता है। यहाँ हम द्रव्यमान देखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट में यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 0.000585 0.000548 और यदि हम किलोग्राम में देखें तो 9.109 इंटू 10⁻⁻31। और वैसे ही प्रोटॉन पर जिस पर कि धनावेश होता है उसका द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट में यदि हम देखें तो 1.007277 और किलोग्राम में 1.672 इंटू 10⁻⁻27। इसी तरीके से न्यूट्रॉन जो है उसकी प्रकृति भले ही उदासीन है, उसका आवेश भले ही 0 है, लेकिन द्रव्यमान हर चीज़ में होता है। तो न्यूट्रॉन के अंदर द्रव्यमान जो है वो है 1.008665 और किलोग्राम में यदि हम इस पर द्रव्यमान देखें तो इसमें द्रव्यमान होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27। तो ये इन तीनों मौलिक कणों के लिए आवेश तथा द्रव्यमान है। इसी में इनकी प्रकृति भी बताई गई है, तो आप इस टेबल से इनको आसानी से समझ सकते हैं। इस टेबल को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो आई होप आपको यहाँ तक का लेसन समझ में आया होगा। आपके लिए ये सभी चीज़ें नई हैं, इसीलिए हम इन्हें पूरी ध्यान से करेंगे और पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। सो हैव ए नाइस डे। थैंक यू।